नमस्कार दोस्तों, M2R ऑडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है देवाशीष। कहानी का नाम है समाधि द सेटिस्फैक्शन, जिसकी लेखिका हैं प्रिया देव। कार्तिक मुंबई शहर में ऑयल रिफाइनरी का मालिक होता है। उसकी उम्र केवल 29 साल होती है। वह अपने समय का सबसे धनी व्यापारी होता है। उसकी कद काठी किसी अभिनेता से कम नहीं होती है। शहर की सारी लड़कियां तो उस पर फिदा होती ही हैं। दूसरी शहर की लड़कियां भी उसकी फ़ोटो इंटरनेट से सेव करके अपने फ़ोन में रखती हैं। लेकिन उसका चरित्र बहुत ही पवित्र होता है। वह श्री कृष्ण का भक्त होता है और उसे उन पर अटूट विश्वास होता है। वह पूजा पाठ तो नहीं करता, पर उसे विश्वास होता है कि वह उसके साथ होकर सब देख रहे हैं। वह मददगार लोगों की मदद करने के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। ज़रूरतमंदों को वह अपने ही ऑफिस में रोज़गार दिलाता है। शायद उसे एहसास होता है उन सबकी गरीबी का, क्योंकि उसका बचपन भी बहुत ही गरीबी में कटा होता है। कह सकते हैं कि वह खुद भी इन्हीं हालातों से उभर कर सबके सामने एक आदर्श के रूप में आया होता है। इसी वजह से गरीब उसे अपना मसीहा मानने लगते हैं। उसके परिवार में माँ, पिताजी, उसकी पत्नी कनिका और एक छोटी बहन शिवा होती है। उसकी पत्नी कनिका उसके बुरे वक्त से लेकर आज इतने बड़े बिजनेसमैन बनने तक में हमेशा हाथ बटाकर उसका काफ़ी सहयोग करती रही है। कार्तिक अपनी पति कनिका से बहुत प्यार करता है और अक्सर उसकी तारीफ में बस इतना ही कहता है, हमसफ़र हो तो तुम्हारे जैसा, जो लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस पार्टनर भी हो। और ये कहते ही उसे गले लगा लेता है। वह दोनों तो एक दूसरे को समझते ही हैं, साथ ही परिवार के सभी लोग एक दूसरे को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं। यूँ कहें, परिवार में एकता होती है। डिसीजन किसी का भी हो, लेकिन उस पर सहमति सबकी होती है। बहन शिवा भी अपने भैया भाभी के साथ उनके व्यापार में हाथ बटाने के लिए अक्सर ऑफिस जाने लगती है। शिवा के ऑफिस जाने से कार्तिक और कनिका की आधी टेंशन ही खत्म हो जाती है। घर में खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोछा तक के लिए नौकर लगे थे। कार्तिक सुबह 5 बजे उठकर ही दौड़ने चला जाता था। उधर से खुली हवा में प्राणायाम करके ही वापस लौटता था। उसे ऑफिस जाने से पहले 8 बजे और वहाँ से वापस आने के बाद 6 बजे कनिका के हाथ की बनी अदरक इलायची वाली कड़क चाय कनिका के ही साथ चाहिए होती है, क्योंकि वह दोनों अक्सर सुबह की चाय पीने के समय अपने बिजनेस के बारे में बात करते हैं और शाम की चाय के समय अपने बीते वर्षों के संघर्ष को याद करके एक दूसरे से अक्सर बातें करते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन कार्तिक को अचानक से कुछ असहज सा महसूस होने लगता है। वह खुद को अच्छा महसूस कराने के लिए पूरी कोशिश करता है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता है, मानो किसी चीज़ की कमी हो। वह अपने आप को बहुत ही लो महसूस करने लगता है और परेशान होने की वजह ढूंढने लगता है। उसे अब अकेले में रहना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। वह कनिका के साथ रहने के बावजूद भी किसी चीज़ की कमी महसूस करने लगता है। कनिका कार्तिक के इस व्यवहार से डरने लगती है। एक दिन कुछ सोचकर कनिका कार्तिक से कहती है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रही परेशानी तो चलिए किसी साइकोलॉजिस्ट को ही दिखा लेते हैं। कार्तिक मुस्कुराकर शरारत से कनिका से कहता है, अरे नहीं, तुम तो मुझे इस छोटी सी उम्र में पागल घोषित किए दे रही हो। कनिका थोड़ी दुखी होकर कार्तिक से, कार्तिक, ये मजाक वाली बात नहीं है, मुझे तुम्हारी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है। कार्तिक कनिका के सामने खुद की तबीयत को ठीक दिखाना चाहता है, इसलिए थोड़ा मुस्कुराकर कनिका से कहता है, थोड़ा समय चाहिए मैडम, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। कनिका प्यार से कार्तिक की कॉलर पकड़ते हुए और बहुत ही मासूमियत भरी निगाहों से, कब सही होगा यार। कार्तिक मुस्कुराकर कनिका को गले लगा लेता है। अब धीरे धीरे कार्तिक अपने ऑफिस भी समय से पहुंचना बंद कर देता है और अपने व्यापार पर भी कम ध्यान देने लगता है। ऐसा लगता है मानो कुछ ढूंढ रहा हो। कार्तिक की ऐसी हालत देखकर ऑफिस का पूरा ध्यान कनिका और शिवा रखने लगती है। कार्तिक का एकदम से बदला हुआ स्वभाव देखकर शिवा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आप लोग बहुत दिन से कहीं टूर पर नहीं गए हैं,
आप और भैया हफ्ते भर के लिए कहीं घूम आइए। भैया का भी मूड और व्यापार सही हो जाएगा। कनिका को भी शिवा का ये प्लान सही लगता है और वह कार्तिक से इस बारे में बात करती है। कनिका मुस्कुराकर कार्तिक से कहती है, क्या जनाब, मूड सही हुआ कि नहीं अभी? कार्तिक मजाक करते हुए कनिका की तरफ शरारत से देखते हुए, अब इसके लिए अभी तक कोई दवा तो खाई नहीं मैंने जो ये एकदम से सही हो जाएगा। कनिका चिढ़ाकर कार्तिक से कहती है, मेरे पास दवा है। कार्तिक थोड़ा हंसकर, क्या डार्लिंग, अब तुम बिजनेस के साथ डॉक्टरी भी करने लगी हो? कनिका कार्तिक से और ज्यादा चिढ़कर, जाओ नहीं तो बताऊंगी। कार्तिक उससे मुस्कुराकर पूछता है, अब बता भी दो मेरी दवा। कनिका मासूमियत से उसका चेहरा देखते हुए, कहीं टूर पर चलते हैं, बाहर चलकर थोड़ा मूड भी सही हो जाएगा। कार्तिक उसे समझाते हुए, नहीं, मुझे थोड़ा ठीक महसूस होने लगे तब चलेंगे। फिर कार्तिक मुस्कुराकर, अभी चाय पिला देती मेरी रानी तो कुछ अच्छा महसूस करूंगा। कनिका चाय बनाने चली जाती है और कार्तिक आराम करने के लिए आंखें बंद करके सिर पर हाथ रख के लेट जाता है। आराम करते हुए अचानक कार्तिक का ध्यान उसकी सांसों पर जाता है। उसकी आंखों के सामने सब अंधेरा सा होता है और वह उसमें खोने सा लगता है। मानो मानो वह उस अंधेरे में अकेले ही कहीं जा रहा हो। तब तक उसे हल्की सी आवाज सुनाई देती है, अजी सो गए क्या? हम चाय बना के लाए थे। कार्तिक आंखें खोल देता है। सामने कनिका चाय लेकर खड़ी होती है। कनिका, सो गए थे क्या? कार्तिक अपनी आंखों पर हथेली फेरते हुए, नहीं यार, कुछ अजीब सा दिखा मुझे। कनिका आश्चर्य से पूछते हुए, कहाँ, क्या दिखा? कार्तिक बहुत सोचने के बाद बिल्कुल वैसा नहीं बता पाता है जैसा कि उसने देखा होता है। वह बस इतना ही कह पाता है, यहाँ मैं कहीं अंधेरे में अकेले जा रहा था। कनिका मुस्कुराकर, अरे हल्की सी झपकी आ गई होगी तो सपने में पहुंच गए होंगे आप। इतना कहकर कनिका चाय कार्तिक की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहती है, चाय पी लीजिए, फिर सिर में तेल लगाकर चंपी कर देती हूँ, तब सोना आराम से। कार्तिक ये सुनकर शायद समझ जाता है कि कनिका उसकी ये बात समझ नहीं पाएगी, इसलिए वह चुप होकर चाय पीने लगता है। और चाय पीने के बाद कनिका उसके सिर में तेल लगाकर चंपी करके कमरे से बाहर चली जाती है। कार्तिक दोबारा ठीक वैसे ही सांसों पर ध्यान लगाता है, पर इस बार पहले जैसा उसे कुछ महसूस नहीं होता है और वह सो जाता है। लेकिन उसके दिमाग में शायद वही बात घूमती रहती है और कुछ ही देर में डर के चिल्लाते हुए उठकर बैठ जाता है। कार्तिक की डरी हुई आवाज़ सुन के कनिका कमरे में फिर से वापस आती है और उससे पूछने लगती है, क्या हुआ, जोर से आवाज़ आई थी बाहर? कार्तिक पसीने से लथपथ था। वह पसीना पोंछते हुए, कुछ नहीं, बस कुछ अजीब सा सपना देख लिया था। कनिका मुस्कुराकर, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। इतना कहकर कनिका बाहर चली जाती है। कार्तिक जब लेटता तो हमेशा अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन कभी उसके दिमाग में अचानक से कनिका तो कभी उसका बिजनेस घूमने लगता है। अब उसे पहले से भी ज्यादा लो महसूस होने लगता है। ऐसा देखकर कनिका उसे अपने साथ ऑफिस चलने की जिद करने लगती है। कार्तिक का बिल्कुल भी मन नहीं होता है ऑफिस जाने का, पर कनिका की जिद की वजह से वह ऑफिस जाने लगता है। पर वहां भी वो कोई काम नहीं कर पाता है। जब भी वह अपने कैबिन में अकेला होता तो वह अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करने लगता है। ऐसे ही अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयास में उसके 8-10 दिन बीतते हैं। फिर एक दिन अचानक से उसे ठीक पहले जैसा महसूस होता है। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करके कहीं खो सा जाता है। आंखें बंद होती हैं और वह अंधेरे में अकेले ही कहीं जा ही रहा होता है कि अचानक से उसे दरवाजे की घंटी बजती सुनाई देती है।
और उसकी आंखें खुल जाती हैं। तब देखता है कि ऑफिस का एक कर्मचारी उससे काम के बारे में कुछ बात करने आया है। कार्तिक बहुत परेशान हो जाता है। वह उस कर्मचारी को बोलता है, एक काम करो, कनिका या शिवा के पास चले जाओ, मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वह घर चला जाता है। समय बीत रहा होता है। कनिका को कार्तिक की और ज़्यादा चिंता सताने लगती है। वह फिर कार्तिक से साइकोलॉजिस्ट के पास चलने की बात करती है, पर कार्तिक उसे मना कर देता है। वह उस अंधेरे में अकेले चलने वाला भाग याद करके अब बिल्कुल अकेले में रहने का मन बना लेता है। वह अब अपने कमरे में भी सबको आने से मना कर देता है। वह पूरे परिवार के सामने सबको प्यार से समझाते हुए कहता है, मैं भी परेशान हूँ, मैं एक हफ्ते बिल्कुल अकेला रहना चाहता हूँ। कोई चाय या खाना पानी लेकर मेरे कमरे में नहीं आएगा और ना ही मुझे बुलाने की कोशिश करेगा। मुझे जब भूख प्यास लगेगी मैं बाहर आ जाऊँगा। फिर एक हफ्ते बाद सबके साथ रहूँगा। सभी लोग कार्तिक की परेशानी को समझते हुए उसकी बातों में सहमति जता देते हैं। अब कनिका काफ़ी परेशान रहने लगती है और हफ्ते भर के लिए पूरे बिजनेस को संभालने की जिम्मेदारी शिवा को दे देती है और खुद घर पर रहने लगती है। धीरे धीरे यह हफ्ता भी बीत रहा होता है, लेकिन कार्तिक को कुछ पहले जैसा महसूस नहीं हो रहा होता है। अब वह खुद से और ज़्यादा परेशान होता है और एक दिन तो वह खाना खाने भी नहीं निकलता है। उस हफ्ते का आखिरी दिन चल रहा होता है। खुद से बहुत ही मायूस हो चुका होता है। रात हो चुकी होती है। बिना कुछ खाए पिए ही वह सोने जा रहा होता है, पर अचानक से उसका ध्यान फिर से सांसों पर केंद्रित हो जाता है और वह ठीक पहले जैसा ही महसूस करने लगता है। वह अकेले ही अंधेरे में कदम बढ़ा रहा होता है, मानो वह निर्वात में चल रहा हो। चलते चलते वह उस अंधेरे से निकलकर किसी आलीशान महल में पहुंच जाता है। वहां वह सुंदर सुंदर अप्सराओं को देखता है। वो अप्सराएं उसकी तरफ बढ़ती हैं, पर वह उन अप्सराओं को नज़रअंदाज करके अकेले ही आगे बढ़ता रहता है। वह सुनहरा माहौल उसे बहुत ही पसंद आने लगता है, मानो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हों। वह वहां पहुंचकर बहुत ही प्रफुल्लित होता है। वह बिना रुके ही चलता रहता है और चलते चलते महल के दूसरे छोर पर पहुंचता है। उसके आगे उसे कुछ दिखाई देता कि उससे पहले ही उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। कहाँ जा रहे हो? कार्तिक सिर उठाकर थोड़ा ऊपर देखते हुए, पता नहीं। फिर से एक आवाज सुनाई देती है, क्यों आए हो यहां? कार्तिक, यहां अच्छा महसूस हो रहा है मुझे, तो मैं चलते चला आया। फिर से आवाज आती है, तुमको वहां क्या दिक्कत थी? कार्तिक, वहां मुझे कुछ अधूरा सा महसूस हो रहा था। फिर से आवाज आती है, पर वहां तो तुम्हें मैंने सब कुछ दे रखा था, फिर यहां क्या ढूंढने आए हो? कार्तिक, यहां सुकून महसूस होता है। वहां सब कुछ तो था पर सुकून नहीं मिल रहा था। यहां यहां अच्छा लग रहा है। फिर कार्तिक पहली वाली आवाज को दोबारा याद करते हुए, तुमने मुझे सब कुछ दे रखा था मतलब? कार्तिक को हल्की सी कुछ साए साए की आवाज सुनाई देती है। फिर कार्तिक इधर उधर देखते हुए, पर कौन है आप? कौन है? आवाज आती है, परमात्मा। आत्मा। कार्तिक को अचानक से धुंधली सी श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है और वह देखकर चौंकते हुए, श्री कृष्ण? मतलब आप ही परमात्मा हैं क्या? परमात्मा, नहीं, मेरा कोई धर्म नहीं, कोई आकार नहीं, मैं सारे संसार में व्याप्त हूं। इंसान मेरे जिस रूप पर अटूट विश्वास रखता है, मैं उसे उसी रूप में दिखाई देता हूं। कार्तिक आश्चर्यचकित रह जाता है और वह हाथ जोड़कर विनती करते हुए, हे ईश्वर, मुझसे अभी तक जितनी भी गलतियां जाने अनजाने में हुई हों, सब माफ़ कर दीजिएगा। अब कार्तिक अपना पुराना समय याद करके परमात्मा से सवाल करता है,
कार्तिक: हे ईश्वर, आप सब जगह हैं, फिर धरती पर लोगों को इतना दुख क्यों है? परमात्मा: अगर इंसान के जीवन में दुख नहीं होगा तो उसे सुख की अनुभूति कैसे होगी? कार्तिक परमात्मा के शब्दों को समझते हुए फिर से कहता है, लेकिन धरती पर इतनी समस्याएं क्यों हैं? कोई किसी चीज से परेशान है, कोई किसी चीज को लेकर परेशान है। परमात्मा: मैंने हर समस्या के साथ उसका समाधान दे रखा है। उस समस्या का समाधान खोजना इंसान का कर्म है। जैसे तुम्हें वहां सुकून नहीं मिल रहा था, तुमने सांसारिक सारे काम छोड़कर अपनी परेशानी पर ध्यान दिया और तुम्हें यहां आकर उसका समाधान मिल गया। कार्तिक: लेकिन मुझे अब यहीं रहना है प्रभु। परमात्मा: तुम यहां हमेशा के लिए नहीं रह सकते। कार्तिक: ऐसा क्यों प्रभु? परमात्मा: हर इंसान अपना कर्म लेकर धरती पर जन्म लेता है और कर्म के पूर्ण होते ही वह मृत्यु लोक को प्राप्त हो जाता है। तुम अपने कर्मों से भागकर हमेशा के लिए नहीं आ सकते मेरे पास, लेकिन तुम जब भी अपने सच्चे हृदय से याद करोगे तो मैं प्रकट हो जाऊंगा। तब तक कार्तिक को आवाज सुनाई देती है, कितना सोते हो यार, जब भी चाय लेकर आती हूं तुम सोते ही मिलते हो। उधर कार्तिक के सामने वो श्री कृष्ण की धुंधली सी छवि भी हट जाती है और कार्तिक आंखें खोलकर उठ बैठता है और चाय पीते हुए कनिका को सारी बातें कह सुनाता है। कनिका भी उसकी बातों को समझ जाती है। कुछ ही दिनों बाद वह दोनों मिलकर अपने बिजनेस की बागडोर शिवा के हाथों में देकर उसके सारे दरवाजे केवल गरीबों और ज़रूरतमंदों के लिए ही खुलवा देता है। कार्तिक और कनिका अब सांसारिक माया मोह को छोड़कर ध्यान योग में मग्न हो जाते हैं और सुकून से अपनी जिंदगी काटते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारी कहानियाँ अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।